नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे अपना अपना भाग्य कहानी के विभिन्न पहलुओं पर। प्रस्तुतिकरण आपकी अपनी प्यारी स्वाति जैन का है। कहानी के वाचन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस कहानी को मैंने 4 भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता और पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए आपको ले चलते हैं कहानी के सारांश की तरफ। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। एक बार लेखक और उनके मित्र नैनीताल घूमने गए। वहां वे पर्वतीय प्राकृतिक रमणीयता का आनंद ले रहे थे। ठंड बढ़ने के कारण लेखक वापस होटल जाना चाहते थे, किंतु उनके मित्र उस प्राकृतिक सौंदर्य से वशीभूत हो वहीं बैठे रहना चाहते थे। थोड़ी देर में दूर से एक लड़का आता दिखाई दिया, जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष की होगी। वह भूखा था, उसकी चाल लड़खड़ाती सी थी। उसके पास तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र तक नहीं थे। नंगे पैर, नंगा सिर और इतनी शीत। उफ। लेखक से बातचीत के दौरान उसने बताया कि वह अपने घर की गरीबी से घबराकर भाग आया था। उसके साथ एक और लड़का आया था, जिसकी मृत्यु का कारण अमानवीय व्यवहार था जो कि उसके मालिक ने उसके साथ किया था। अब यह लड़का भी बाल मजदूरी का शिकार था। वह मजदूरी भी अब उसके पास नहीं रही। अब वह गृहविहीन हो गया, न खाने को कुछ, न सोने की जगह। लेखक व उसके मित्र का इस तरह का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बालक के हृदय में आशा की जोत जलाता है। लेखक और उसका मित्र उसे अपने वकील मित्र के पास उसकी नौकरी की बात करने ले जाते, परंतु वकील साहब उसे चोर, उचक्का, बदमाश आदि पदवी देकर साफ साफ मना कर देते हैं। विवश होकर हताश लेखक व उसका मित्र भी दुखी हृदय से अपने होटल वापस लौट आते हैं और चैन से सो जाते। जब लड़का दिए गए समय पर उनके पास नहीं आता तो वह इंतजार नहीं करते और नैनीताल से वापसी के लिए मोटर पर सवार हो जाते हैं। तभी अचानक उन्हें समाचार मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का ठंड से ठुठुर कर मर गया। लेखक के अनुसार इस संसार ने उसे मरने के लिए वही स्थान, वही 10 वर्ष की आयु, वही काले चीथड़ों की कमीज का उपहार दिया। शायद दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शब के सफेद बर्फ के कफन का प्रबंध कर दिया। दोस्तों, यहाँ उपहार का प्रतीकात्मक अर्थ वह अभावपूर्ण जीवन है जिसके कारण बालक की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अगले पहलू की तरफ, कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य। लेखक जैनेन्द्र कुमार ने सामाजिक असमानता के प्रति तथा कथित बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर व्यंग किया है। कहानी के माध्यम से दो समुदायों के बीच तुलनात्मक संबंध स्थापित करते हुए उनके भाग्य की विविधता को दर्शाने का प्रयास भी किया गया है। जहां किसी मजबूर एवं दयनीय परिस्थिति से जूझते व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसकी दुरावस्था को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। उदाहरण के तौर पर इसी कहानी को देख लीजिए। इस कहानी में लेखक और उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा तो प्रकट करते हैं, लेकिन जब उसकी मदद करने का समय आता है तब वे हृदयहीनता और अमानवीयता का परिचय देते हैं और उस बालक को भीषण ठंड में उसके भाग्य के भरोसे छोड़कर स्वयं सोने चले जाते हैं और वह बालक सदा सदा के लिए प्रकृति की गोद में सो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अन्य पहलू की तरफ, जो है शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर है। समाज के अमीर बुद्धिजीवी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते। साधन संपन्न वर्ग के मन में निम्न वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। इस कहानी में 10 वर्ष का एक बालक भूख से
पीछा छुड़ाकर एक साथी के साथ अपने घर से उम्मीदों की गठरी बांधकर भाग आता है, परंतु समाज की विषमता का शिकार होकर भूख और ठंड की चपेट में आकर चिर निद्रा में सो जाता है। और उसका साथी जो कि मालिक की मार और उसके अमानवीय व्यवहार से मर जाता है। दोनों की मृत्यु समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को तैयार ही नहीं कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखी थी, बल्कि समाज की निष्ठुरता, बेहयाई ही उनकी मौत के जिम्मेदार थे। अतः उपयुक्त शीर्षक लेखक ने व्यंग्य के तौर पर प्रयोग किया है, अपना अपना भाग्य, जो कथानुसार उचित, योग्य और पूर्णता सार्थक है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं अन्य पहलू की तरफ, पाठ में आए हुए पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। इस पाठ में मुख्यतः 4 पात्रों का चित्रण किया गया है। लेखक, लेखक के मित्र, वकील साहब और बालक। लेखक प्रकृति प्रेमी हैं, दार्शनिक स्वभाव के हैं। वे नैनीताल घूमने आए हैं। चुपचाप एक जगह बैठना उन्हें पसंद नहीं है। वे स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, अपना सुख छोड़कर किसी की मदद नहीं करना चाहते। लड़के की सहायता से ज्यादा वे अपने गर्म बिस्तर को महत्व देते हैं। वे उदासीन बुद्धिजीवी हैं, जो केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता है। मित्र के यह कहने पर कि भयानक शीत है और बालक के पास बहुत कम कपड़े, वह स्वार्थ की दार्शनिकता से उत्तर देते हैं कि पहले स्वयं अपनी ठंड दूर कर लें। उनके मन में बालक की करुण स्थिति के लिए दया नहीं उभरती। वे केवल दिखावा करते हैं। लड़के की मृत्यु के लिए समाज और दुनिया को उत्तरदायी समझते हैं, स्वयं को नहीं। अगले पात्र के रूप में है लेखक के मित्र। वे प्रकृति प्रेमी और घुमक्कड़ है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। बालक से उसके विषय में अनेक प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर सुन सहानुभूति प्रकट करते हैं। वे भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं, दयालु और परोपकारी स्वभाव के हैं, इसीलिए अपने वकील मित्र से बालक की नौकरी की बात करते हैं। उनमें इंसानों को परखने की अच्छी कला है। वे लेखक की तरह ही एक उदासीन बुद्धिजीवी हैं, पर लेखक की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं। वे बालक की मदद दूसरों के माध्यम से करवाना चाहते हैं, परंतु स्वयं नहीं करते। वे उस बालक को तन ढकने कपड़े, पेट भर खाना और सोने के लिए 6 फुट जगह तो दे ही सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और भीषण ठंड में उस बालक को उसके हाल पर यूं ही छोड़ दिया और कल आने के लिए कहकर स्वयं जाकर चैन की नींद सोने चले। अगले पात्र के रूप में यहाँ बालक है। हाँ, यह वही बालक है, 10-12 वर्ष का गरीब विवश बालक, जो स्वाभिमानी है, भूख सहन कर लेगा परंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, भीख नहीं मांगेगा, आत्मविश्वासी है, साहसी है, घर से भागकर नौकरी की तलाश में आता है, पर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता, परिश्रमी है, हर तरह के काम करने के लिए तैयार है, स्पष्टवादी और आत्मविश्वासी भी है। लेखक व उसके मित्र के प्रश्नों के उत्तर सटीक और आत्मविश्वास के साथ देता है। अगले पात्र के रूप में है वकील साहब। वकील साहब अनजान व्यक्तियों को नौकर के तौर पर रखना उचित नहीं समझते, उन पर विश्वास भी नहीं करते। उनका मानना है कि बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे होते हैं, पहाड़ी लोग तो बड़े शैतान होते हैं। वे बहुत आरामदायक जिंदगी में मस्त रहना पसंद करते हैं। उनके अंदर परोपकार और दया जैसी कोई भावना नहीं दिखाई देती। धन्यवाद मित्रों। तो अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।